हेलो बच्चा, वेलकम टू फिजिक्स वन डे। आई एम सचिन कटारा, योर फिजिक्स टीचर एंड योर होस्ट। तो आज बच्चों हम सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आज हमें सर्कुलर मोशन का बेसिक्स पता चलेगा कि क्या कंडीशन रहेगी जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल मोशन में एक्सेलरेशन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा जो आज हम पढ़ेंगे वो आपको पूरे ऑनलाइन पूरे यूट्यूब पे इस तरह का मटेरियल नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो जाइए, कॉपी लेके पेन लेके आ जाइए। चलो, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले कि एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशनल मोशन। मतलब कि हम एक्सेलरेशन का एनालिसिस करेंगे किसमें? 2 डायमेंशनल मोशन में। बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी को चेंज करता है पार्टिकल की। और वेलोसिटी हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को 2 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करके। किसको? डायरेक्शन को। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्सेलरेशन से क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। और किस तरीके से? 2 तरीके से, मैग्नीट्यूड चेंज करके या डायरेक्शन चेंज करके। तो वी कैन से देयर आर two cases for which we change velocity of a particle। कैसे? या तो मैग्नीट्यूड चेंज करके या फिर डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है बच्चों, तो केस नंबर 1 लिखते हैं। केस नंबर 1 क्या है कि पहले देख लेते हैं कि एक पार्टिकल है ऐसा कुछ, इसके पास एक वेलोसिटी है v। ठीक है, और यहां पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया। एक्सेलरेशन कहां से आता है? फोर्स से। तो फोर्स अप्लाई किया है जो कि वेलोसिटी के, मतलब लाइन ऑफ मोशन के, ये है हमारी लाइन ऑफ मोशन के पैरेलल है। तो केस नंबर 1 हो जाएगा कि इफ F इज पैरेलल टू V, मतलब कि अप्लाइड फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल होगा। तो क्या होगा? इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी will increase। तो क्या चेंज होगा? बस ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों? डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो हमारी क्या है? लाइन ऑफ मोशन। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल चलता रहेगा। तो मोशन का मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ओनली क्या होगा? हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पे अगर v और f, इफ यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफ v एंड f इन सेम डायरेक्शन, इंक्रीज ना बोल के मैग्नीट्यूड ऑफ v विल चेंज लिख लो। विल चेंज मतलब मैग्नीट्यूड में ही चेंज होगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। इफ v एंड f इन सेम डायरेक्शन, सो v विल इंक्रीज का साइन हम ऐसे बना देते हैं। सेकेंड, इफ v एंड f अपोजिट, क्या हो बच्चों? डायरेक्शन में अपोजिट, सो v डिक्रीज होगा हमारा। कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम वी कैन से कि डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब केस नंबर 1 ये हुआ। केस नंबर 2 क्या होगा? देखो, केस नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमें पता चलेगा कि सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है। अगर कोई पार्टिकल को किसी कर्व्ड पाथ में, मतलब क्या सर्कुलर मोशन में घूमना है, मोशन करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो केस नंबर 2 देखते हैं। एक हमारे पास ब्लॉक है m का, ठीक है, ऐसे कुछ है।
अब हमारे पास वेलोसिटी कुछ ऐसी है इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स है हमारा परपेंडिकुलर लग रहा है। क्या? तो यहां कह सकते हैं कि अगर F, सेकंड केस जो है F परपेंडिकुलर टू V, ये हमारा सेकंड केस है। तो क्या होगा इन दिस केस only direction of particle will change, मतलब मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं होगा। ओनली क्या होगा, जैसे कि ये आगे जाएगा तो ये जैसे फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या फिर अगर मास कम होता है तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली क्या होगा, अगर F परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा या लाइन ऑफ मोशन होगा, तो वी कैन से ओनली डायरेक्शन विल चेंज। V मतलब कि स्पीड डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा ना, तो वी कैन से कि मैग्नीट्यूड इसका V का मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब एक और चीज है बच्चों कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं यहां पे, क्या एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होगा, F डिवाइडेड बाय m होगा, F डिवाइडेड बाय m। तो अगर हमारे पास m कम होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसा कह सकते हैं। अगर हमारे पास मास कम हुआ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी इस केस में तो वो ज्यादा डायरेक्शन को या फिर ज्यादा कर्व पाथ को इंडिकेट करेगा, मतलब कि उसकी डायरेक्शन ज्यादा चेंजेस होगी। तो वी कैन से कि इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन एक्सेलरेशन फॉर m2 इज मोर। सो अगर फोर्स सेम है, फोर्स हमारा क्या सेम है, कांस्टेंट फोर्स लगाएं और ओनली हम यहां पे मास को चेंज करें, सो डायरेक्शन ऑफ m2 पार्टिकल मोर चेंज। तो बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूं कि m1 और m2 क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, m1 ज्यादा है तो उसके लिए एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो उसकी डायरेक्शन कम चेंज होगी। तो ये किसके लिए होगा, बेसिकली m1 के लिए, और ये किसके लिए होगा, m2 के लिए, ऐसा कुछ होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन होती है कि अगर लाइन ऑफ मोशन के पैरेलल है फोर्स तो वी कैन से ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और अगर लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा फोर्स तो हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब कि हम इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं, है ना, किधर भी नहीं चला अभी तो यहीं चलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम बहुत हैं, सख्त लौंडे हैं, कहीं नहीं जाएंगे शक्ति के साथ। ठीक, चलो अब एक थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको इसका पर्टिकुलरली, जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एक हमारे पास एक बॉडी है, लाइक, ठीक है, m मास की बॉडी है, नीचे कुछ भी नहीं है ना, कुछ हुआ तो फिर हमारा जा ही नहीं पाएगा, और एक फोर्स अप्लाइड किया है बच्चों मैंने किसी एंगल थीटा पर, लाइक ये थीटा हो गया और ये f हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस तरीके से बोल सकते हैं v, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और एक फोर्स अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो f cos थीटा, एक f sin थीटा, ऐसा कुछ होगा, f cos थीटा एंड f sin थीटा। हियर f cos थीटा जो होगा बच्चों वो पैरेलल टू v होगा, पैरेलल टू v, so it changes magnitude of v, मैग्नीट्यूड, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ v, ऐसा कुछ। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा बच्चों, एंड f sin थीटा जो होगा हमारा, f sin थीटा परपेंडिकुलर टू v होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर टू v, सो इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो अगर हम यहां पे बच्चों देखो, ये है हमारा
पैरेलल वाला और ये है हमारा परपेंडिकुलर वाला। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन पैरेलल वाला, एक्सेलरेशन पैरेलल वाला, तो पैरेलल फोर्स क्या है, F cos थीटा। तो बेसिकली क्या होगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाय m। मास हमारा m है, फोर्स हमारा ये हो गया पैरेलल के लिए, और मास क्या हो गया m। ठीक है, और परपेंडिकुलर के लिए बात करें तो वो होगा हमारा F sin थीटा डिवाइडेड बाय m, ऐसा कुछ होगा। ये हमारा रेस्पॉन्सिबल होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर बच्चों चेंज इन मैग्नीट्यूड, और सिमिलरली नहीं, रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है बच्चों, ऑफ अ पार्टिकल। ओके, अब अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे कि नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, मतलब या फिर नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम कह सकते हैं नेट एक्सेलरेशन ए नेट जो होगा हमारा बेसिकली ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर होगा। और पैरेलल और परपेंडिकुलर, पैरेलल ऐसा कुछ है और परपेंडिकुलर कुछ ऐसा है, तो ये 90 डिग्री का है एंगल। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस के ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ए नेट ये हो जाएगा हमारा, और ए परपेंडिकुलर ए पैरेलल कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन में एक्सेलरेशन का एनालिसिस हुआ कि किस तरीके से हम किसी 2 डायमेंशनल मोशन में एक्सेलरेशन को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। पहले भी पढ़ा चुके हैं अपन 2 डायमेंशनल मोशन, जब स्टार्ट किया था, जब हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था और कहा था कि बाद में मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं आपसे कि एक मेरे पास कर्व है, कोई सा भी कर्व है, बना के देखते हैं, और वहां पे हमें पता चलेगा कि किसी कर्व पाथ के लिए, कोई भी कर्व पाथ के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल चीज होती है। ठीक, तो देखो एक नोट टाइप का लगा लेते हैं, या तो ऐसा कुछ। ठीक, तो ये एक कर्व है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, ठीक है, और ये हमारा कुछ कर्व है, ठीक, और ये हमारा ओरिजिन ऐसा है। तो एक पार्टिकल है हमारे पास P, इसकी कुछ वेलोसिटी है ऐसे, ये v डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ बच्चों कि एक फोर्स लगा, एक फोर्स F लगा है, F ऐसे कुछ, और जो कि एंगल थीटा पे लगा है, किसी एंगल थीटा पे। इस पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाइड किया हमने F किसी एंगल थीटा पर। तो हम कह सकते हैं इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो F cos थीटा होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा। ठीक है, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि F cos थीटा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि F cos थीटा और V क्या है, पैरेलल, तो वी कैन से इट्स चेंजेस इज मैग्नीट्यूड। और F sin थीटा जो होगा, F sin थीटा परपेंडिकुलर लग रहा है लाइन ऑफ मोशन के, तो वी कैन से कि ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसीलिए ये अगले केस में यहां पे आएगा तो ये कुछ वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, यहां आएगा तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से। तो हर एक केसेस में इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, F sin थीटा होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, F cos थीटा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ V, मैग्नीट्यूड ऑफ V, और F sin थीटा जो होगा वो किसके लिए, चेंज इन डायरेक्शन के लिए, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई भी कर्व पाथ है बच्चों, यहां देखना कि कोई भी कर्व पाथ है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉर एनी कर्व पाथ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन कौन से, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो यहां पे नोट लगा सकते हैं बच्चों कि फॉर एनी काइंड ऑफ कर्व पाथ, एनी काइंड of curve path there are 2 types of acceleration, there are 2 types of acceleration, 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 2 types of accele
देयर आर टू फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल, फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल, ये टू एक्सेलरेशन आर रेस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हैं, है ना। एक्सेलरेशन लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, एक्सेलरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, फोर्स से ही एक्सेलरेशन आता है वैसे तो, पर एक्सेलरेशन लिखें तो ज्यादा बेस्ट है। एक्सेलरेशन ऑफ, तो फर्स्ट कौन सा होगा बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेकंड क्या होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन की, और सर्कुलर मोशन भी कुछ ऐसा होता है इस टाइप का, ठीक है, ये भी एक्स में और वाई में होता है, तो मतलब कि ये भी एक 2D मोशन है। तो सर्कुलर मोशन के लिए भी दो तरह के एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल होंगे, कौन कौन से, एक तो टेंजेंशियल, एक तो बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कर्व वाला पार्ट हमारा हो चुका है, अब मोशन किसके पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन की, ठीक है। तो हेडिंग डाले एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन, एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहां पे हम बेसिकली क्या कहेंगे बच्चों, कि किसी भी अगर कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ में मोशन करता है तो उसके लिए दो टाइप के एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल होंगे, कौन कौन से, एक तो हमारा टेंजेंशियल और एक हमारा रेडियल या फिर नॉर्मल जिसे हम कहेंगे, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक। अब हेडिंग डालते हैं कि एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन, एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होता है, ये हमारा सर्कुलर मोशन, हाँ बहुत बढ़िया सर, आपने तो पूरा सर्कुलर मोशन का खिलाड़ा ही चेंज कर दिया, ये लो, ठीक। अब थोड़ा सा ठीक है, ये आर रेडियस है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ऐसा कुछ है, ये हमारा सेंटर है जिसे हम सी से बोलते हैं, ठीक है, ये रेडियस हो गया आर। अब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है जो कि v स्पीड से ऐसे इस तरीके से जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने के लिए पार्टिकल को दो टाइप के एक्सेलरेशन की जरूरत होगी, कौन कौन से, टेंजेंशियल और रेडियल। तो हम लिख सकते हैं फॉर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, मूविंग सर्कुलर पाथ रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन आर, कौन कौन से, फर्स्ट हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको शो करते हैं हम AT से, ठीक है। अब हमें पता है सर्कुलर मोशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था। तो फर्स्ट है हमारा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो AT रहेगा वो 0 रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, AT 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्पीड कहते हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होगा तो मतलब AT होगा ही नहीं, 0 होगा बेसिकली, ठीक है। बेस और सेकंड क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें जो हमारा AT होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और फिर होगा क्या, AT जो हमारा होगा वो होगा dv/dt, dv/dt। ये v जो होगा बच्चों ये स्पीड होगा, क्या होगा, स्पीड, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय t, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। एक और होता है इसका फॉर्मूला AT इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर भी होता है, हमने पढ़ा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर भी होता है, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, AT इक्वल्स टू v dv/ds भी लिख सकते हैं, v dv/ds। तो ये हमारे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारे पास कौन सा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, या जिसे हम रेडियल एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमना है तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये तो नेसेसरी होगा, मस्ट, क्योंकि डायरेक्ट सर्कुलर मोशन है क्या बच्चों, पार्टिकल की डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है, देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे थी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। तो डायरेक्शन के लिए तो हमेशा
रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो हमेशा वर्क करेगा, या यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। हाँ, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल 0 हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए बात करें तो ए नॉर्मल ऐसा कुछ होगा, ए नॉर्मल। तो फॉर अ सर्कुलर मोशन, normal acceleration of a particle is नॉर्मल जो होगा हमारा वो होगा v² r। और ये जो v होगा बच्चों वो होगी हमारी परपेंडिकुलर वेलोसिटी या स्पीड, है ना, परपेंडिकुलर स्पीड। ठीक, और r हमारा होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ पे तो रेडियस ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाद में बताएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियस। तो हम कह सकते हैं इट मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन। मतलब अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसे, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आपका बहुत प्यारा वर्ड है जो कि आपको सबसे ज्यादा याद रहता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्या? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, वो भी बोलते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, क्या होती है? डायरेक्शन हमेशा सेंट्रिपिटल की इनवर्ड होती है। ए टेंजेंशियल ऐसा कुछ और ए रेडियल कुछ ऐसा, या फिर ए नॉर्मल बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं डायरेक्शन यहां लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ ए नॉर्मल इज रेडियली इनवर्ड, या फिर टूवर्ड्स टू सेंटर भी बोल सकते हो, या फिर टूवर्ड्स टू सेंटर। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ। तो हमारे लिए क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? हमारे पास दो एक्सेलरेशन होंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा। टेंजेंशियल की वैल्यू dv/dt से हम निकाल सकते हैं, और रेडियल की मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? v²/r होगी। ठीक है बच्चों, अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, और रेडियल क्या होगा? v²/r ही होगा। तो ये तो हमारे लिए ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये तो मस्ट है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा? एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल 0 हो सकता है लेकिन नॉर्मल वाला 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहा हो। तो ये होगा हमारी कंडीशन सर्कुलर मोशन के लिए। अब इसका डेरिवेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, और ये डेरिवेशन आई थिंक आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, किसी भी बहुत कम, मतलब अगर मिलेगा तो बहुत कम टीचर्स इस तरीके से आपको समझाएंगे, और क्योंकि ये बेसिकली अच्छी बुक्स में ही बताया गया हुआ है और काफी अच्छा है। तो चलो, तो यहाँ पे हेडिंग डालो डेरिवेशन ऑफ या डिराइव ऑफ v²/r। तो v²/r को डिराइव करते हैं। चलो, ऐसा कुछ मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। बच्चों क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल कुछ यहाँ है, t=0 पर पार्टिकल यहाँ है। इसकी रेडियस कुछ मैंने कहा r है। क्या है? r। इसके पास v वेलोसिटी है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हम कह सकते हैं कि इसकी ओनली डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। किसी टाइम t पर एट t=t ये थीटा एंगल सस्टेन करके यहां पहुंच जाता है, तो ये कुछ ऐसे होगा v, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर मैं बोलूं बच्चों कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल 90 - थीटा, तो ये बेसिकली ये वाला एंगल जो रहेगा वो थीटा रहेगा, ऊपर वाला एंगल क्या रहेगा? थीटा रहेगा।
तो हमारे पास इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, या स्पीड के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक v cos थीटा और एक कौन सा होगा बच्चों, v sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हो गए। तो अगर हम लिखना चाहें कि वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, तो वेलोसिटी लिख सकते हैं एट t इक्वल्स टू t सेकेंड। वेलोसिटी जो रहेगी बच्चों क्या रहेगी, माइनस के v sin थीटा आई कैप प्लस के v cos थीटा जे कैप, ऐसे कुछ रहेगी। ठीक है, अब ये जो है हमारा मोशन वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वी कैन से जो हमारा थीटा रहेगा, थीटा वो ओमेगा टी के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो ओमेगा जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के v साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस के v कॉस ओमेगा टी जे कैप, ऐसा कुछ होगा। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन हमें पता है dv बाई dt होता है, dv बाई dt। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, माइनस v साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और अंदर जाएंगे ओमेगा टी का, तो टी का तो 1 होगा, ओमेगा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये ओमेगा हो जाएगा आई कैप प्लस v कॉस का क्या होता है बच्चों, साइन होता है, माइनस साइन होता है, सॉरी माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस के साइन ओमेगा टी, और अंदर जाएंगे तो ओमेगा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये हो गया हमारा जे कैप। तो बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। सो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो हमारे नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब हमारे पास क्या होता है, दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, ए नेट हमारा क्या होता है, ए टेंजेंशियल प्लस के ए नॉर्मल, ऐसा कुछ होता है। तो ए नेट जो होगा, अगर हम टेंजेंशियल बोल दें 0 है, तो ए नेट किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए नॉर्मल होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, माइनस के वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस के वी ओमेगा साइन ओमेगा टी जी के, ऐसा कुछ होगा। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब हम इसके, अगर मैं चाहूं तो ये माइनस को बाहर ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ, माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया, बाहर ले लिया, ठीक। अब मैं इसका एम्पलीट्यूड निकालूं बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस के वी ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब वी ओमेगा और वी ओमेगा दोनों में आ रहा है, कॉमन है, बाहर निकाल लेता हूं, तो ये वी ओमेगा का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वी ओमेगा आ जाएगा। अब हमारे पास ए नॉर्मल क्या आ गया, वी ओमेगा, हमें पता है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा है वी बाय आर होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन जो रहेगा वो v इंटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा कुछ। और अगर हम यहाँ पे v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखें तो इसको हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। तो बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो हम नॉर्मल एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v ओमेगा, या हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, या फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे लिए डेरिवेशन हो गया किसका, नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो कि है वी स्क्वायर बाय आर का। और आर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आर सर आर हमारा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो छाप लीजिए, एकदम मस्त बना दिया यहां से लेके वहां तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो कि मस्ट होता है किसी भी पार्टिकल के लिए, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि
सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 रहेगा, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन कुछ रहेगा जिससे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती रहे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर अपन देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। और इस नॉर्मल एक्सेलरेशन जो कि है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ऐसे सेंटर से निकलती हुई, हमेशा सेंटर से निकलती हुई। अगर पार्टिकल यहां पर है तो ये ऐसे नॉर्मल होगी, ये यहां पर है तो नॉर्मल ऐसे इस तरीके से, ये नॉर्मल ऐसे इस तरीके से, ये नॉर्मल कुछ ऐसे। तो हमेशा क्या रहेगी, टूवर्ड टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक है, या फिर सर्कल के सेंटर पे होगी हमेशा नॉर्मल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। चलो कमेंट करके बताओ कि थोड़ा समझ में आया नहीं आया, है ना, थोड़ा क्या पूरा आया नहीं आया, समझ में तो आया ही होगा ना। अब तक हमने जो समझा है ये चीजें बच्चों कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट बता देते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है कि, और उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि हाँ एक एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल, और ले दे के वो v²/r और at = dv/dt, बस ये चीज बता देते हैं। पर आई कहां से ये चीज, इसका उत्पन्न कहां से हुआ, वो चीज आज अपने समझी है यहाँ पे कि अगर कोई भी कर्व पाथ पर पार्टिकल चल रहा है तो उसके लिए दो तरीके के एक्सेलरेशन आएंगे, कौन कौन से, टेंजेंशियल और रेडियल, ठीक है। और फिर रेडियल और टेंजेंशियल की कहानी हमने यहाँ पे देखी, ठीक है बच्चों। अब हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पार्टिकल। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है, ओके। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको एक बार पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, एक कर्व बना लेते हैं। तो ये कोई कर्व है बच्चों, ऐसा कुछ, ये मैंने कहा ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ऐसा कुछ। अगर मैं देखूं बच्चों कि ये कोई कर्व है तो इस कर्व के पार्ट को मैं एक सर्कल से बना हुआ मान सकता हूं, जिसकी रेडियस मैंने कहा R1 है, ऐसा R1, इस कर्व को मान सकते हैं। ऐसे ही ये भी एक कर्व है तो इस कर्व को भी मैं एक मान सकता हूं कि ये एक कर्व एक सर्कल से मिलकर बना होगा, इस तरीके से, जिसका सेंटर कुछ ऐसे होगा, ये C1 हो गया, ये C2, और इसका रेडियस क्या होगा, R2 हो गया, ऐसा कुछ। और इसके लिए माने तो बच्चों ये कुछ ऐसे होगा, ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसका सेंटर में डायरेक्ट लिख देता हूं C3, और ये हमारा हो गया R3, ऐसा कुछ। तो किसी भी कर्व पाथ को अगर हम एक सर्कल से मिलकर माने और उस सर्कल की जो रेडियस होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो इसका सेंटर होगा इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे बच्चों, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम यहां पे अगर देखें बच्चों कि जो सर्कल या जो कर्व ज्यादा शार्प है, शार्प बैंड है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। ये कम शार्प बैंड है, ये ज्यादा बैंड है, देख सकते हो इसको, ये ज्यादा बैंड हुआ है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। ये हमारा ज्यादा बैंड मतलब कम बैंड है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, ज्यादा। ये और कम बैंड है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ज्यादा हो गया। तो वी कैन से इफ कर्व ऑफ पार्टिकल इज more sharp band, so radius of curvature is decrease या फिर less होगा, less, ठीक है। तो मतलब कि जो भी पार्टिकल जिसका भी कर्व शार्प बैंड होगा उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा। अगर शार्प बैंड नहीं होता है, कम शार्प बैंड होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि इसको पार करने के लिए एक नॉर्मल एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, v²/r होता है। जैसे कि यहाँ पे होगा तो ये v स्पीड मान ली मैंने, यहाँ पे एक v स्पीड मान ली,
या v1 लिख लो या v2 लिख लो, ज्यादा बेस्ट है, ये v3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर सी। तो आर सी जो होगा, आर सी हमारा क्या होगा, v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नॉर्मल। इसे ही हम आर सी को क्या कहेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पाथ। ठीक है बच्चों, तो हम यहां क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को के कर्व को किसी सर्कल से मिलके बांधे तो उसकी रेडियस हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी और उसका सेंटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, और अगर पार्टिकल का बैंड शार्प है, क्या है, शार्प है, तो वी कैन से कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, और अगर कम शार्प है बैंड तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कोई कर्व ही होगा कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, ऐसा कुछ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें कभी भी कोई इक्वेशन दे रखी हो, क्या दे रखी हो बच्चों, इक्वेशन दे रखी हो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कि इफ गिव y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई कर्व दे रखा है और उसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा बच्चों 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका 3/2 होल 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये dy बाई डी एक्स जो है वो सिंगल डेरिवेटिव है और ये डबल डेरिवेटिव है, मतलब कि y का सिंगल डेरिवेटिव है ये और y का डबल डेरिवेटिव ये रहेगा। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, RC इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक, अब हम यहां पे कहेंगे कि सर जब दो तरीके के एक्सेलरेशन हैं, कौन कौन से, रेडियल और नॉर्मल, तो पार्टिकल पे फोर्स भी लग रहे होंगे। हाँ, बेसिकली अगर एक्सेलरेशन है तो वी कैन से फोर्स तो होंगे। तो यहाँ पे जो फोर्सेस आते हैं तो उसका हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या बच्चों, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, अब एक पार्टिकल है जो कि हमारा सर्कल में घूमता है। कैसे घूमता है, डुंग 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 डुंग। कहां से आए हो, भोपाल से सर। डंग डंग डंग, कैसे, थुर 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 करके। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टिकल जो भी है, एक पी पार्टिकल है, ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो बेसिकली इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, तो इस पे क्या होगा, इस पार्टिकल पे दो तरीके के एक्सेलरेशन होंगे और इसे लिख देते हैं कि इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, बढ़ भी रही है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे आएगा तो ये v डैश हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ये v डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, और वो बढ़ता हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल और एक एक्सेलरेशन होगा इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो लगने वाला जो फोर्स होगा, मास इसका m है, क्या है बच्चों, m, तो फोर्स जो होगा वो m इंटू ए नेट होगा, कह सकते हैं। और ए नेट जो होगा, जो वो होगा हमारा a टेंजेंशियल प्लस के a नॉर्मल या सेंट्रीपिटल, जिसे हम बोलते हैं a नॉर्मल, AC से भी या a n से। तो बेसिकली लगने वाला जो फोर्स होगा, नेट फोर्स F नेट जो होगा हमारा होगा m AT प्लस के m A n। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल फोर्स, और इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स, जिसे हम बेसिकली कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए टेंजेंशियल फोर्स तो क्या होगा बच्चों, 0 रहेगा, और हमारा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या रहेगा, m इंटू ए इंटू नॉर्मल, जिसे हम क्या कहेंगे, m v स्क्वायर बाय r। तो यही हमारा होता है
सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो टेंजेंशियल होगा वो क्या होगा बच्चों, m इंटू ए टेंजेंशियल, जिसे हम लिख सकते हैं m dv बाय dt। और हमारा जो नॉर्मल फोर्स होगा या ए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा उसे क्या लिखेंगे, a इंटू ए नॉर्मल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv² बाय r, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो उसके लिए हमें पास दो फोर्सेस होंगे, टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, m dv बाय dt, और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी mv² बाय r। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा, वही mv² बाय r रहेगा। और F नेट की बात करेंगे तोmat प्लस man आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो तो थोड़े अब एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि लाइक एक पार्टिकल है m मास का जो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लाइक इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी इसकी लेंथ क्या है, l है, और एक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है, क्या वेलोसिटी, u है, स्पीड u है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे लगने वाला एक फोर्स, ओनली फोर्स क्या है बच्चों, टेंशन फोर्स है, ओनली इस पर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगेगा। तो ये टेंशन फोर्स ही इस पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। तो हम कह सकते हैं m इंटू ए सी होगा, ऐसा कुछ होगा। और ये किसकी वैल्यू क्या होगी, mv² या u² बाय l होगी, l इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mu² बाय l। अब कुछ टाइम बाद हम कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा बीटा सस्टेन करेगा, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री है ये बच्चों, है ना, ग्रेविटी फ्री, बेसिकली ग्रेविटी फ्री है ना, mg नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ पे जाएगा तो इसके पास कुछ स्पीड, ये यूनिफॉर्म है तो u ही रहेगी। और इस केस में अगर मैं बच्चों इसको कट कर दूं, स्ट्रिंग को कट कर दूं, किस पोजीशन पे, ये q पोजीशन, ये p पोजीशन, ये q पोजीशन। तो q पोजीशन पे मैंने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो क्या होगा, इफ वी कट एट q पोजीशन, तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल कट होने के बाद इसके पास ओनली ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल स्पीड होगी। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, या फिर नीचे नहीं आएगा क्योंकि ग्रेविटी तो है ही नहीं है, तो ये कुछ ऐसे ही निकल जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स तो लगेगा ही नहीं, तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, ना तो स्पीड चेंज होगी ना डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये इस तरीके से चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो इफ वी कट एट q पोजीशन, सो पार्टिकल गोइंग, लिख लो, पार्टिकल गो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये कुछ एक कर्व वाला पाथ है, मतलब कि ये जा रही है, ऐसे घूमेंगे, है ना, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का जो कि v0 से जा रहा है, किससे जा रहा है बच्चों, v0 से जा रहा है। ये यहाँ पे पहुंचेगा, r रेडियस का हमारे पास कर्व पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो m कुछ होगा इस तरीके से, इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, v0 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नॉर्मल लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे, और इसके पास इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर ये कोई एंगल बनाता है थीटा, यहाँ पे ये जब यहाँ पहुंचेगा, mg कहाँ लगेगा बच्चों, नीचे लगेगा। ये जो एंगल होगा ये हमारा थीटा होगा, तो ये एंगल का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, mg cos थीटा होगा, और ये हमारा क्या होगा, mg
साइन थीटा होगा, और ये हमारा क्या होगा बच्चों, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। और यहाँ पे इसके पास कोई वेलोसिटी है v, मुझे नहीं पता क्या है, ऐसा कुछ है। तो वी कैन से ये p पॉइंट है, ये अपना q पॉइंट है। तो एट q पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमारा जो नेट है, नेट एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में ही है, a नॉर्मल, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल माइनस mg cos थीटा, वो क्या रहेगा हमारा mv²/r रहेगा। इस n माइनस mg cos थीटा को ही हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टोटल हमारा n माइनस mg cos थीटा होगा, उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू निकाले, तो नॉर्मल की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी बच्चों, mg cos थीटा प्लस के mv²/r, ऐसा कुछ। अब अगर हम इसे देखें बच्चों कि ये P Q और एक पोजीशन R है जो कि यहां से 90 डिग्री एंगल पे है ना, अगर मैं बोलूं कि cos थीटा की वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब थीटा इंक्रीज कर रहा हूं, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। थीटा अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो cos थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। cos थीटा डिक्रीज होगा तो नॉर्मल बेसिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वी कैन से जैसे 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 हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, 0, 90 डिग्री पे जो 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, mv²। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो नॉर्मल 0 कभी नहीं होगा, कह सकते हैं, हमेशा ये अपनी कॉन्टेक्ट सरफेस से रहेगा, P से लेके R तक। देख लो ना, यहाँ पे कोई, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस mv²/r। R पे रखता हूँ, R पे बेसिकली क्या होगा, cos 90 0, तो mv²/r, तो नॉर्मल कुछ ना कुछ होगा। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, P से लेके R तक, तो नॉर्मल कभी 0 नहीं होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल क्या होगा, इस तरीके से होगा। और अगर मैं यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स की बात करूँ, टेंजेंशियल, तो F टेंजेंशियल भी कुछ होगा। F टेंजेंशियल जिसे हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं, वो कितना होगा बच्चों, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ, mg sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा, तो ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, mg sin थीटा के बराबर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है किसकी, सर्कुलर मोशन के लिए, तो वो हमने यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करी है। अब एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा खुद से पहले वीडियो को पॉज करके और आंसर को मैच करिएगा कि मेरे से आंसर, सर जो करा रहे हैं वो आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving in circle of 2 meter with speed v equals to 2t square meter per second. Then find out at t equals to 1 second। क्या क्या फाइंड करना है बच्चों, देखो पहले फर्स्ट हमें फाइंड करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेकंड हमें फाइंड करना है नॉर्मल एक्सेलरेशन, थर्ड हमें फाइंड करना है नेट एक्सेलरेशन, फोर्थ हमें फाइंड करना है एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, और फिफ्थ हमें फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और क्या फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ए नेट, ए टेंजेंशियल कर लिया, ए नॉर्मल कर लिया, ए नेट कर लिया, डब्ल्यू कर लिया, और एक और चीज फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये एक सर्कल है ऐसा कुछ, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 मीटर है, और यहाँ पे एक v है, वेलोसिटी मतलब स्पीड है, वो कितनी है, 2t स्क्वायर, ये कोई सेंटर है। तो हमें पता है फर्स्ट क्या है, a टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, dv/dt, तो ये स्पीड को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा,
तो डी 2t²/dt, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4t, और t इक्वल टू 1 पे निकालना है हमें, तो यहाँ पे 4 × 1, तो 4 मीटर/सेकंड², ऐसा कुछ हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेकंड क्या है बच्चों? सर सेकंड है हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? v²/r होता है। v का स्क्वायर करेंगे तो v कितना है यहाँ पे 2t², तो ये कितना हो जाएगा 4t⁴ डिवाइडेड बाय r। r कितना है 2, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब t की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 के लिए तो यहाँ पे 1, तो ये हो गया 2 मीटर/सेकंड², ऐसा कुछ हो जाएगा। नेट की बात करें, थर्ड क्या है बच्चों? नेट। ए नेट क्या होता है? √AT² + AN का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AT कितना है 4, तो 16 + 4, तो √20 मीटर/सेकंड, ऐसा कुछ हो गया। अब फोर्थ क्या फाइंड करना है हमें? फोर्थ हमें फाइंड करना है सर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बच्चों? v/r होता है, तो बेसिकली v/r लिख देंगे। v कितना है? v सर 2t² डिवाइडेड बाय r कितना है 2 से 2 गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब ओमेगा कितना होगा? t इक्वल टू 1 पर, तो 1 रेडियन/सेकंड हो जाएगा हमारे पास। चलो फिफ्थ क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन ए नेट एंड नेट। तो यहाँ पे अगर ये पार्टिकल है बच्चों, तो इसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन है, एक तो AT है, एक हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स टू सेंटर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज होगी जहां ए नेट आ रहा होगा, इन दोनों के बीच का नेट आ रहा होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? नेट और AN के बीच का एंगल, मतलब ये थीटा एंगल फाइंड करना है, A थीटा। ठीक है, तो मैं बोलूं कि tan थीटा जो रहेगा, tan थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, तो देख सकते हैं ये तो नॉर्मल है और ये क्या है हमारे पास? A टेंजेंशियल है, तो ये एक ट्राइंगल बनता है ऐसा कुछ। थीटा ये रहा, ये AT रहा, और ये क्या है AN, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। तो लिख सकते हैं क्या? AT/AN। AT कितना है बच्चों? सर AT है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो बेसिकली थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एंगल आ गया अल्फा। अब 6 हमारा क्या है? अल्फा क्या होता है बच्चों? चलो एक फॉर्मूला पढ़ा है अपने, A टेंजेंशियल जो होता है वो अल्फा × r होता है। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया? AT डिवाइडेड बाय r। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? सर 4 डिवाइडेड बाय r 2, तो कितना आ गया? 2 मीटर/सेकंड। अरे ये तो एंगुलर है तो रेडियन/सेकंड² होगा। क्या होगा? रेडियन/सेकंड²। ठीक है बच्चों? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और आपका, अरे मैंने टाइम तो दिया ही नहीं, चलो कोई ना, फिर भी किया होगा कोई बच्चों ने तो पहले से ट्राई किया होगा और कुछ ना कुछ मैच किया होगा आंसर। ठीक है? हाँ सर ठीक है, आपने पढ़ाया है, हमें थोड़ा समझ में नहीं, बहुत समझ में आया है सर। आपकी हर एक बात को हम नोट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है सर। अब तो हम सर्कुलर मोशन का CIRCULAR सब समझ चुके हैं। सर्कुलर की स्पेलिंग है ना। चलो अब क्या है बच्चों, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल है, अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। एक पार्टिकल है जिसे हमने u स्पीड से किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया है। क्या किया है? प्रोजेक्टाइल किया। तो प्रोजेक्टाइल करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ। यहां पे एक पोजीशन है A और एक टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल पोजीशन है B। ठीक है, A पोजीशन पे जो ये वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, ये स्पीड है, ये v है, वो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से θ/2। कितना बनाती है? θ/2। तो फाइंड क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन एट A and B point, and also find
रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पार्टिकल, किस किस पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट पर, ठीक है। चलो तो निकालते हैं। अब पहले ए पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों। फॉर ए पॉइंट, फॉर ए पॉइंट, ए पॉइंट के लिए बात करें बच्चों तो देखो ये कोई कर्व है, ए पॉइंट का कर्व क्या है, कुछ ऐसा है। तो इस पर जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, हम कह सकते हैं ए का कर्व कुछ इस तरीके से। तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर, ये सी पॉइंट पर, और इसका सेंटर होगा सी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहाँ कह सकते हैं इस पे लगने वाला जो ओनली एक्सेलरेशन होगा, ओनली, तो वो जी होगा, ऐसे कुछ होगा जी। ये θ/2 है, ये हमारा 90 माइनस θ/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, θ/2। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं जी के, एक जी कॉस θ/2 और ये क्या होगा बच्चों, जी साइन θ/2, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब ये जी कॉस θ/2 जो होगा वो इसके सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा, और ये जो होगा ये टेंजेंशियल होगा इस कर्व के। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, और ये वाला क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो वी कैन से एट ए पॉइंट, ए टेंजेंशियल जो होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों, जी कॉस θ/2, और ए नहीं, ये तो नॉर्मल होगा ना, ए नॉर्मल, और ए टेंजेंशियल जो होगा वो कितना होगा बच्चों, जी साइन θ/2 होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, ए नॉर्मल जो होता है हमारा वो v²/r होगा, ठीक है। हमने बोला ये u से फेंका था, तो ये हो गया हमारे पास कितना, u cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, u sin थीटा, ऐसा कुछ होगा, u cos थीटा और u sin थीटा। और यहाँ पे अगर बात करें v के कंपोनेंट, तो ये हो गया हमारे पास v cos θ/2, और ये क्या होंगे बच्चों, v sin θ/2, ऐसे कुछ होंगे। अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होती है प्रोजेक्टाइल में, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारी चेंज नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन हॉरिजॉन्टल u cos थीटा जो होगा बच्चों वो v cos θ/2 के बराबर होगा। तो यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos θ/2, ऐसा कुछ आ जाएगी v की वैल्यू। अब v की वैल्यू आ गई, नॉर्मल की वैल्यू हमें पता ही है a नॉर्मल, तो r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r बेसिकली क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाय an, v² की वैल्यू क्या होगी, u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय cos² θ/2, और g की a नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, g cos θ/2, तो g cos³ θ/2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब फॉर बी पॉइंट, फॉर बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे थोड़े से में आ जाएगा, वो तो ज्यादा कुछ है नहीं है। तो बी पॉइंट पे क्या होगा, ओनली इसके पास हॉरिजॉन्टल में ही वेलोसिटी होगी, मैंने बोला v डैश, क्या बोलिए v डैश, और इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसे कुछ होगा g, और ये जो सर्कल बना रहा होगा वो कुछ ऐसे होगा, ओनली g होगा, और वही सेंटर से पास होगा इसके। तो हम कह सकते हैं जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो तो क्या होगा बच्चों, g होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल तो होगा ही नहीं, जीरो होगा, ए टेंजेंशियल कितना होगा, जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं इसके पास। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात रही तो वो क्या होगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा v² डिवाइडेड बाय an, और v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू u cos थीटा के बराबर, v डैश, यहाँ v डैश है, v डैश क्या होगा, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होगी, स्पीड सेम होगी, तो v cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, v² cos² थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये रेंज नहीं है, r यहाँ पे रेंज नहीं है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, rc लिख देता हूँ चाहे तो, rc, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेंज नहीं। तो ये हो जाएगी v नहीं, u होगा ना, u से फेंका है ना, हाँ, u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय g, ऐसा कुछ होता है, ठीक है बच्चों,
ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन भी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक बनता है बॉस, बॉस लाइक बनता है, ठीक है। हाँ मतलब सर क्लासेस में तो सर समझ में आता है, सही है ना। चलो सर आप जब पढ़ा देते हो तो समझ में आ जाता है, फिर हम इसे अप्लाई करते हैं लाइक कोई भी मटेरियल है किसी भी कोचिंग का या फिर किसी बुक का, एचसीवी का, या आप कह सकते हो आपकी पसंद एचसीवी ज्यादा पसंद है ना, डीसी पांडे और बहुत सारी बुक है। सिंगेज बेकार सी बुक, सिंगेज अच्छी नहीं है, सिंगेज मत पढ़ना बच्चों, सबसे पहले बता दूं मैं। हाँ एचसी वर्मा पढ़ लेना बेसिक, ठीक है। तो वहां हमें दिक्कत आ जाती है सर, हम समझ ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चों। जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स एक साथ नहीं आता, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके अपन चलते हैं। पहले ये समझेंगे फिर ये समझेंगे। कभी कभी क्या होता है, एक गारंटी ले सकता हूं बच्चों कि आपने अगर फिजिक्स को समझा और अभी थोड़ी इनिशियल में इसमें दिक्कत आएगी, ये कोई वो नहीं है कि इनिशियल आपको ऐसा लगेगा कि मन करेगा कि अरे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, छोड़ दो, बकवास है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बट मैं गारंटी लेता हूं कि आप जब 12th में जेई का, नीट का या बोर्ड का जो पेपर देने जाओगे तो फिजिक्स में रिवीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप यहाँ पे अपना होप नहीं छोड़ते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हो इस लेवल पे, छोड़ना नहीं है, क्या छोड़ना नहीं है। जबकि केमिस्ट्री में हो या मैथ्स में हो आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, पर फिजिक्स में रिवीजन कम से कम करने की जरूरत पड़ेगी एट लास्ट। बस कंडीशन यही है कि यहां छोड़ना नहीं है, यहां हमें होप नहीं छोड़नी है, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो डर गया सो घर गया, घर चल जाएगा और क्या, कॉलेज वॉलेज नहीं मिलेगा, बढ़िया अपने घर पे बैठा रहेगा। हाँ सर कॉलेज वॉलेज तो जाना ही है हमारा, हमें। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस है 1 मीटर। क्या है बच्चों? 1 मीटर। और ये किसी ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा की वैल्यू है 2t² + 1। कितनी बच्चों? 2t² + 1। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए नॉर्मल। ए नॉर्मल और ए नेट के बीच का हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t = 1 सेकेंड। एट t = 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल है P, इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों कि नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, वो होती है हमारी ω² होती है, v²/r होती है। v की वैल्यू ω/r रख देंगे तो ω²r हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला ही पढ़ा है। ω² कितना हमारे पास सर 2t² + 1 का होल स्क्वायर इंटू r की वैल्यू 1। t = 1 पे निकालना है तो 1 यहाँ रखेंगे तो ये 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। तो 9 रेडियन नॉर्मल है ना, तो 9 मीटर/सेकंड², ऐसे कुछ आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? अल्फा इंटू आर होता है, अल्फा इंटू आर। और बेसिकली अल्फा को क्या लिख देते हैं हम? dω/dt इंटू आर, ठीक है। तो डी ओमेगा कितना हो गया यहाँ पे? 4t + 1 का कितना हो जाएगा? 0 इंटू आर। आर कितना है? 1, तो 4 × 1, तो ये कितना हो गया? 4 मीटर/सेकंड², ऐसा कुछ हो जाएगा। ए टेंजेंशियल हमारा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमने dω/dt तो 4t + 0, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या कहना है कि ए नेट कुछ ऐसा होगा, ए नेट, और हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन और इसके बीच का एंगल ही फाइंड करना है, थीटा। तो ये कुछ एक ट्रायंगल शेप बनेगा ऐसा कुछ, जिसका ये ए टेंजेंशियल होगा, ये ए नॉर्मल होगा और एंगल होगा
तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा जो रहेगा वो 80 डिवाइडेड बाय n रहेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, tan इनवर्स 80 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 9 जी नहीं 9। तो हमारा एंगल आ जाएगा बिटवीन नेट और नॉर्मल। ठीक है बच्चों, ओके। सर आ गया, सर कुछ तो आ गया। चलो अब यहाँ पे हम थोड़े से टेंशन वाले क्वेश्चन करते हैं, जो टेंशन हमें देंगे। क्या देंगे, ये वाली टेंशन नहीं है ना, फिजिक्स में टेंशन अलग अलग चीज है। दिमाग की टेंशन हम नहीं देते, हम दिमाग की टेंशन को दूर कर देते हैं फिजिक्स की मेथड से। फिजिक्स इतनी प्योर है, पढ़ोगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आता है। हमने भी बहुत मजा करे हैं फिजिक्स को पढ़ के। चलो अब एक m मास का पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में। ठीक है, ओके। तो जब ये बच्चों घूमेगा तो इसमें लगने वाला एक फोर्स होगा ओनली टेंशन, एक हम कह सकते हैं टेंजेंशियल भी होगा, पर टेंजेंशियल मतलब अल्फा होना जरूरी है। अल्फा इक्वल टू कितना है, डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो हो गया 0। तो टेंशन जो AT होगा, AT भी क्या रहेगा 0, अल्फा इंटू आर होता है, तो AT हमारा 0 हो गया। और AN हमें पता है क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। इसकी लेंथ मैंने बोल दी L है, कितनी बच्चों, L है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एम ए इंटू एन, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी टेंशन की, ये टेंशन ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स टू दिस एक्सिस, क्योंकि ये कुछ एक ऐसा बनाएगा। देखो ये जो घूमेगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना अपनी, उसमें आपको बताऊंगा मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल कैसे घूमेगा एक्सपेरिमेंटली, और पेंडुलम कैसे बनेगा, और क्या बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पेंडुलम क्या होगा। तो सब चीजें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला वीडियो भी पक्का हो गया, देखना, मस्त हो चुका है, देखना है ना। तो उसके लिए तो तैयार हो जाओ फटाफट। चलो, तो ये हो गया हमारे पास टेंशन कितना, एम ओमेगा स्क्वायर एल। जी लगेगा वो तो एम जी तो नीचे लगेगा, उसका तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर, एक और क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास एम मास और एक और पार्टिकल है जो कि 2m मास का। ठीक है, इस एक्सिस से ये ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट है ओमेगा, क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ये इसकी लेंथ है l और यहां से इसकी लेंथ है l, ऐसा कुछ है। ये 1 बोल देता हूं, ये 2 बोल देता हूं। तो फाइंड ये करना है बच्चों, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन फाइंड करनी है बच्चों। चलो ट्राई करो, देखते हैं कितना आप लोग ट्राई कर पाते हो। तो 1 2 3 4 5, चलो तो देखते हैं। तो ये 1 है, तो 1 में क्या होगी, टेंशन नंबर 1 आएगी, तो T1 बोल दिया। सेकंड में टेंशन क्या आएगी बच्चों, T2, तो T2। तो यहाँ पे T2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, T2, ऐसा कुछ आएगा, हम कह सकते हैं। और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो मैंने बात करी, पहले 2m के लिए बात करता हूँ, फॉर 2m। तो इसका FBD बनाऊं बच्चों, तो FBD में कुछ होगा, एक टेंशन आएगा T2 और ये घूम रहा है किससे, ओमेगा से। तो यहाँ पे जो T2 होगा, बेसिकली T2 जो रहेगा वो m ओमेगा स्क्वायर इंटू लेंथ या रेडियस, रेडियस कितनी है l प्लस l, तो 2l हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और मास तो 2m है ना, 2m, तो 2m। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4m ओमेगा स्क्वायर इंटू l, T2 आ गया। अब फॉर m पार्टिकल की बात करें, फॉर m ब्लॉक, m ब्लॉक के लिए क्या होगा बच्चों, ब्लॉक ये रहा m, यहाँ पे क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, यहाँ पे क्या है, T2 है। और इसका नेट एक्सेलरेशन इसका तो इसी डायरेक्शन में था, a नॉर्मल, इसका भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में, a नॉर्मल। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, T1
माइनस T2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है बच्चों इसके लिए, m के लिए L, तो ये हो गया हमारा L। T1 की वैल्यू कितनी देगी, T1 इक्वल्स टू T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर। तो T2 की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर L प्लस के 4m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। तो T2 की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी बच्चों, T2 हमारा हो जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। ठीक है, तो यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली कुछ नहीं है, जो अपन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सीखा है F इक्वल्स टू ma, वही लगा रहे हैं। ये फोर्स है m इंटू एक्सेलरेशन। मतलब कि किसी पार्टिकल को अगर सर्कल में घूमना है तो उसके लिए एक नेसेसरी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू mv²/r होती है, बस और कुछ नहीं है। फिर हमें वही FVDs बनाने, जैसे इसमें FVD बनाया ये इस तरीके से, और हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम इसी तरीके के पसंदीदा आपके वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो बाय बाय।